जय हिंद। तो भाई ये अपनी वीडियो मेनली रहने वाली है मेडिकल के ऊपर। सीपीयू मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, तो अब जो कुछ बच रहा है वो केवल मेडिकल ही है। तो अपना मेडिकल पिछली बार तो 2 महीने के बाद हुआ था, इस बार उम्मीद है कि शायद 1.5 महीने मैक्सिमम लगेंगे, उसके बाद चालू हो जाएगा, जो कि शायद अप्रैल के लास्ट मंथ तक चालू हो जाना चाहिए। बाकी ये 2 वीडियो आएंगी क्योंकि सिंगल वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो ये पहली वीडियो पार्ट 1 है, तो इसमें मेनली हम बताएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पोस्ट प्रेफरेंस और हॉस्पिटल में जो चेकअप हुआ था डे 1 में, वहाँ पे भी 2 दिनों में हुआ था। तो ये सारा प्रोसेस डे 1 का था, और डे 2 में हमारा केवल फुल बॉडी चेकअप होता है। तो डे 1 में क्या होता है कि हमारा, जैसा मेरा पिछली बार गया था 4th BNN लखनऊ में SFG कैंप में, तो हमें 7 बजे रिपोर्टिंग करनी होती है। तो 7 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ पे कैंप के बाहर। तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए थे, तो वहाँ पे वो बस से फिर अपने क्वार्टर्स में लेवा गए थे। वो उनका ग्राउंड था, तो वहाँ से वो मेन सिटी में उनका क्वार्टर बने हुए थे, तो वहाँ पे लेवा गए थे। तो वहाँ पे सभी लोगों को अपने टिकट नंबर दिए रहते हैं एडमिट कार्ड में, तो उस हिसाब से अरेंज होके लगा दिया था। फिर सबसे पहले वहाँ पे हमारा होता है डॉक्यूमेंट के साथ, एडमिट कार्ड के साथ फ़ोटो क्लिक होती है। तो वो एडमिट कार्ड ले देंगे, आपको ऐसे पकड़ के खड़े हो जाना, एडमिट कार्ड के साथ वो आपकी फ़ोटो लेंगे सबकी। फिर आपको केवल अपने वो कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स सारे निकाल लीजिए जो भी आप लाए हों, प्लस आप एक पेन ले लीजिए। पेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2-3 पेन आप लेके जाइएगा, क्योंकि पेन आपको पूरे ही मेडिकल में सबसे ज़्यादा जगह यूज़ होगा, पेन प्लस फ़ोटो। तो वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ आपको बुला लेंगे, फिर अलग साइड से बैठा लेंगे। फिर वो काफ़ी फॉर्म देते हैं जो कि वहीं के नॉर्मली रहते हैं, जैसे आपने फिजिकल के टाइम पे भी भरे होंगे वो फॉर्म। तो वो फॉर्म रहते हैं, उनको फिल करना रहता है। सेम उसी में एक फॉर्म देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का भी। तो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आपको अलग से नहीं ले जाना पड़ता है, वही लोग देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भी। तो आपको जो भी 6 की 6 पोस्ट पूरी भर सकते हो, या मैंने पिछली बार 3 पोस्ट भरी थी, तो बाकी 3 पोस्ट में डैश लगा देना पड़ता है। जो भी आपको पूरी भरनी है तो आप पूरी भी भर सकते हैं। बाकी वो ही लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो उधर पे आप जल्दी जल्दी में कुछ भी ना भरें, वही बताएंगे कि कहाँ पे कैसा क्या भरना है और किस हिसाब से भरना है, वो सब वो बताते हैं सभी लोगों को। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपना होता है, फिर जाके आपको जब फॉर्म दे देंगे तो वो एक एक लोगों का एंट्री करवाएंगे, थंब लगवाएंगे, प्लस उधर पे साइन करवाएंगे, जो नॉर्मली अटेंडेंस होता है। फिर कमीशन कॉपी पिछली बार तो दी थी, शायद इस बार भी जैसे एडमिट कार्ड में आता सीपीयू मेंस के वैसे ही दे, या फिर वो कमीशन कॉपी देते हैं। तो कमीशन कॉपी देंगे, वो उसको फिल करना रहता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन में आपकी तीनों ईयर की मार्कशीट। किसी की कंबाइंड रहती है, मेरी कंबाइंड थी एक ही मार्कशीट में तीनों ईयर की, तो वो रहती है। प्लस डिग्री, पिछली बार डिग्री को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था उन्होंने, वो कह रहे थे डिग्री आप लाए भी हो तो भी चल जाएगा, नहीं भी लाए तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप डिग्री नहीं लाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको कंपलसरी है डिग्री, पिछली बार नहीं ऐसा कुछ कहा था। बाकी ये हो गया। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा था वो था डोमिसाइल। डोमिसाइल बहुत बच्चे लेके नहीं गए थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे डॉक्यूमेंट में था, तो वो डोमिसाइल ही था। क्योंकि डोमिसाइल से वो कह रहे थे कि आपका जो भी बाद में अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो वो डोमिसाइल के थ्रू ही आपका उसी एड्रेस पे जाएगा। तो डोमिसाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाकी फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी हो जाते हैं, जैसा मैं जनरल से था तो मुझे कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं लगे थे, केवल यही लगा था। तो कास्ट सर्टिफिकेट में OBC SC ST को कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट पूरे ही सेंट्रल के मांगते हैं, वो कोई भी स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगता है। SC ST के तो जनरली सेंट्रल के ही बनते हैं, उनमें काफ़ी अमेंडमेंट भी लिखे रहते हैं, एक्ट लिखे रहते हैं किस एक्ट से, तो वो उस कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का। OBC वालों का रहता है कि वो स्टेट का भी बनता है, तो स्टेट वाला मान्य नहीं रहेगा आपका, आपको सेंट्रल वाला ही बनाना पड़ेगा। ऊपर आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट से रहता है, लेकिन आप जब मेन बीच में पढ़ेंगे तो वो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा अप्रूव्ड रहता है, तो वही सेंट्रल का मान्य होगा OBC सर्टिफिकेट भी। बाकी जो एक्स सर्विस मैन रहते हैं तो उनका NOC भी रहता है, प्लस उनको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कुछ लगता है, आपको उस डिपार्टमेंट से मिलता है जो आप डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, उस डिपार्टमेंट वाले आपको देते हैं कि आप 20 ईयर आप कंप्लीट कर चुके हैं, अब एक्स सर्विस मैन में आप गिने जाएंगे। बाकी NCC सर्टिफिकेट भी, अगर आप NCC सर्टिफिकेट लगाओगे तो NCC सर्टिफिकेट मांगेंगे वो वहाँ पे, अगर आप नहीं दिखाओगे तो वो जो एक्स्ट्रा मार्क आप डिस्क्वालीफाई ही कर दिया था, मेरे में एक NCC सर्टिफिकेट वाला था। तो बाकी यही सर्टिफिकेट मैन रहते हैं।
और आपको चाहिए 4 से 5 फ़ोटो लग जाती हैं, तो आप 10 फ़ोटो लेटेस्ट बिल्कुल लेके जाइएगा। प्लस ग्लू और स्टेपलर भी आप रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ले तो जाते हैं लेकिन वो ऑकवर्ड सा लगता है किसी से मांगना। आप सारी प्रिपरेशन अपने थ्रू करके जाएं और पेन 2-3 एक्स्ट्रा रख लें। प्लस उसके बाद आपको लगता है मेनली रहता है कि यही था, एक शायद कुछ और था, डीएल। हाँ, डीएल है, वो जो भी दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करेगा वो डीएल कंपलसरी है। मेरा डीएल भी था। वो डीएल तब का मान होता है जब आपका फिजिकल था, उस डेट से पहले आपका डीएल बन जाना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में भी आपका डीएल लगा होगा। तो अगर फिजिकल के बाद आपने बनवाया है या आपका बन के आया है, उसमें डेट डली होगी जो भी फिजिकल के बाद की होगी, तो वो मान्य नहीं होगा। फिजिकल के पहले ही चाहिए, और वो भी लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी वाला होना चाहिए, केवल बाइक वाला नहीं चलेगा, एलएमवी होना चाहिए 4 व्हीलर का, वही मान्य होता है। वो केवल दिल्ली पुलिस के लिए है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो बाकी आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस चाहते हो, पोस्ट प्रेफरेंस में भरोगे, तो आपको वो कंपलसरी रहेगा, वरना आप दिल्ली पुलिस से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और बाकी पोस्टों के लिए क्वालिफाई रहोगे। तो डॉक्यूमेंट्स में मेनली इतना ही रहता है। और डॉक्यूमेंट्स में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्रूशियल डेट 1/8/2024 दी गई है एग्ज़ाम फॉर्म में। तो अगर आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन वाला 1/8/2024 या उससे पहले आया है तभी आप मान्य होगे, बल्कि अगर आपका 1/8/2024 का बाद या 2/8/2024 एक दिन बाद भी रिजल्ट आया होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये भाई, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपके रिजल्ट में डेट डली रहती है। आपका रिजल्ट तो पहले आ जाता है, लेकिन जो ऑफिशियली प्रिंट होके आएगा तो उसमें भी एक नीचे डेट लगी रहती है। वो डेट आपकी 1/8/2024 या उससे पहले की होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई रहोगे। और एक है EWS। तो EWS 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का मानगा है 2024-25 एग्ज़ाम के लिए। उसमें साफ साफ लिखा है ऐसा कि 2023-24 का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक रहेगा, और जो कि 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए रहेगा। तो EWS सर्टिफिकेट का भी आप ध्यान रखें कि आपका किस फाइनेंशियल ईयर का है, 2023-24 का होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स में इतना ही लगता है, और वो काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है या फिर कुछ गलती भी है तो आपको वो टाइम देते हैं 3 से 4 दिन का। तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में आप घर से जाके ला सकते हैं, या आपके पहले 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में कुछ भी मिसप्रिंट था, जैसे आपका नाम है, सपोज करिए मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैंने अपने फॉर्म में केवल आशुतोष डाल दिया, तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपको टाइम देंगे वो। तो आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना पड़ता है कि बाकी वो तहसील में बनता है, तो तहसील में वो बन जाएगा कि आशुतोष गुप्ता, और जो फॉर्म में आशुतोष है वो सेम पर्सन है। तो इसी वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आपका क्लियर कर देगा वो कि हाँ ये सेम पर्सन है। वो गलती से आपका नाम आप लिख नहीं पाए तो वो एफिडेविट लगा दोगे तो आपका चल जाएगा। बाकी वो इतना करते गौर नहीं करते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से वो एफिडेविट बनवा के ले जाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में इतना ही रहता है। बाकी फिर उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट सब लोगों का हो जाता है तो उसके बाद वो आपको बस में बैठा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमें तो काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल में लेवा गए थे, वो नाम तो याद नहीं है लेकिन वो वेस्ट सिटी में ही था, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था, उसमें लेवा जाते हैं। फिर वहीं पे आपकी रसीद कटती है, वो सारा ही कुछ पेमेंट उन्हीं की साइड से रहता है, आपके नाम की रसीद कटेगी। तो उधर पे आपका जाके 3 टेस्ट मेनली होते हैं। पहला रहता है आपका ब्लड टेस्ट, सबसे पहले वो आपका ब्लड सैंपल लेंगे, फिर वहीं पे आपको वो एक छोटी सी डब्बी देंगे तो उसमें आपको अपना यूरिन सैंपल देना है। प्लस सबसे लास्ट में होता है चेस्ट का एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे, ये 3 चीज़ें होती है केवल पहले दिन के लास्ट के में। तो ये 3 चीज़ें जब हो जाएंगी आपको, तो फिर वो आपको वहीं पे जहाँ से अपना उनका सेंटर है वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देंगे। फिर वहीं से आपको कह देते हैं कि आपको अब कल आना है, कल सेम टाइम पे रिपोर्टिंग करनी है आपको 7 बजे, सेम टाइम पे आपको पहुंचना होता है। तो पहले दिन का प्रोसेस यही रहता है। सबसे पहले आपका डीवी होता है, फिर उसके बाद आपका हॉस्पिटल पे ले जाके वो 3 टेस्ट होते हैं, फिर आपको वहीं पे छोड़ देंगे। तो बाकी आप दूसरे दिन का जो भी होता है वो दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा, वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड
या कुछ भी आपके डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसका आपको पर्सनली उस कमेंट का आंसर करूँगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए मेरा, मैं उसमें भी अपलोड करता रहता हूँ कुछ को जो भी इम्पोर्टेंट रहता है, प्लस अब रेगुलर अपलोड करूँगा मैं अपने टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप भी है उधर टेलीग्राम में, तो आप उधर पे भी अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो उधर पे मैं पर्सनली रात में या जो भी टाइम मिलता है उस टाइम पे मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी जो भी आपके पर्सनल डाउट है वो भी आप उसमें कर सकते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्स वीडियो से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।